तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के स्पेशली जो हमारा क्लास होने वाला है। ये होने वाला है अल्कोहलिज्म को लेके, और ख़ास करके जो गांव का जो क्षेत्र है, रूरल जो एरिया होते हैं, ये थोड़े ज़्यादा यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया चाहे कोई भी हो, या गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह पे जो है ना मद्यपानता के जो शिकार लोग होते हैं, मद्यपान संबंधित जो विकृतियाँ होती है, इससे संबंधित जो रोगी हैं या फिर वो जो लोग हैं, वो अक्सर हमें मिल जाते हैं। तो फाइनली आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये इसी के ऊपर होने वाला है। तो आइए और शुरू करते हैं। आखिर मद्यपानता जो है, अल्कोहलिज्म या फिर जो अल्कोहल रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है, ये आखिर होता क्या है, और इसी से है ना रिलेटेड जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं मद्यपानता को, ये DSM-4 से पढ़ रहे हैं। DSM-5 आ चुका है, लेकिन क्या है कि इसका हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी हम लोग लेके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो इसके कई सारे शब्द होते हैं, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जिनका हिंदी जो है वो शायद कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी DSM-5 को भी लेके आएंगे, और उसमें कई सारी खामियां भी है जिसको सुधारा जा रहा है। तो आइए और शुरू करते हैं। आखिर जो मद्यपानता है, ये क्या है? तो मद्यपानता जो है औषध आदि द्रव्यों के जो है चिरकालिक उपयोग, यानी जो है बहुत ज़्यादा दिन तक लगातार उपयोग करने के लिए से विकसित विकृतियों को द्रव्य संबंधित विकृति कहा जाता है, अल्कोहल संबंधित विकृति कहा जाता है। इस अर्थ में जो है मद्यपानता ये द्रव से जो है संबंध एक विकृति है, पीने से जो है संबंधित एक विकृति है। मद्यपानता आखिर होता है क्या? तो मद्यपानता या जो अल्कोहल जो है दुरुपयोग, जिसको हम अल्कोहल अबॉज बोलते हैं, वास्तव में द्रव्य संबंध विकृति है, जिससे अत्यधिक जो है अल्कोहल के उपयोग के कारण विकृत संलक्षण जो है, ये सिंड्रोम जो है ये विकसित हो जाता है। और इसकी जो है परिभाषा से कुछ चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, कुछ इसके विशेषताएं जो है वो हमें मिलती है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछ देता है विशेषताओं के बारे में, तो थोड़ा सा तैयार रहना होगा। पहला, इसमें द्रव्य मादक द्रव्य का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका जो सेवन बार बार किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है मादक द्रव्य पीने पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह पाता है, बिल्कुल सही है भाई। चौथा है मादक द्रव्य लेने से व्यक्ति में मानसिक गड़बड़ी हो जाती है, और बिल्कुल ये भी सही है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। जब मानसिक विकृति जो है विकृति उत्पन्न होगी, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। भाई ज़्यादा पियोगे तो सीधी सी बात है कि पैसे खर्च होंगे तो आर्थिक तो गड़बड़ी होगी, और ज़्यादा पियोगे तो फिर मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसके चलते क्या होगा कि किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, राय बन नहीं सकती। और अक्सर जो लोग पीते हैं, मद्यपानता के शिकार होते हैं, वहाँ पे आपने उन लोगों को देखा होगा कि वैसे लोग होते हैं जिनका समाज के लोगों के साथ नहीं बनता है। हालांकि उनके जो खास मित्र होते हैं, उनके साथ उनकी ज़रूर बन जाती है, जो पीने खाने वाले लोग होते हैं। अल्कोहल दुरुपयोग या जो मद्यपानता है, इसके कुछ अवस्थाएं हैं। आइए और देख लेते हैं। इसका जो है प्राक मद्यप अवस्था, जिसको हम प्री अल्कोहलिक फेज बोलते हैं, यानी अभी शुरू हुआ है, उसको बोलते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम सामाजिक प्रथाओं तथा मान्यताओं के अनुसार इस शराब पीना प्रारंभ करते हैं, लेकिन शीघ्र ही वो पीने के बाद काफ़ी आराम महसूस करने लगते हैं। इस तरह पीने उनके लिए जो है पुरस्कार का काम करने लग जाता है। शराबी जो है पीने के बाद अपने तनाव और भय आदि को भूल जाते हैं, और काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। इस प्रकार तनावहीन वह इसलिए हो जाता है कि अन्य लोग जो है उसका तनाव अधिक तीव्र या फिर दुखदाई होता है। वह अपने तनाव या फिर अन्य लोगों की तरह नियंत्रण करना नहीं जानता है। प्रारंभ में वह इस प्रकार के तनाव को कम करने के लिए कभी कभी मादक द्रव्यों का सहारा लेता है, लेकिन धीरे धीरे तनाव की सहन शक्ति इस प्रकार कम हो जाती है कि अंत में उसे शराब की सहायता लेना ही पड़ता है। और इस प्रकार जो अनियमित शराब के सेवन से
प्रतिदिन जो है नियमित सेवन की लत जो है कई महीनों या फिर वर्षों तक हो जाती है, और यही अवस्था जो है प्राक मदप अवस्था है। यानी थोड़ा थोड़ा से शुरू किए और पहुंच गए पूरा ऊपर तक, तो ये वाली बात हो जाती है। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम अर्ली फेज बोलते हैं। जब व्यक्ति जो है चिंता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब पीना शुरू करता है, तो वह मद्यपान की जो है प्राक मध्य अवस्था की जो है से जो प्राक मदप अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, यानी जो है अर्ली फेज में पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में शराबी जो है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना शुरू करता है। ऐसा जो है वह खासकर अपनी चिंता और अधिक शराब की मात्रा मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से करता है। जब वह शराब के नशे में भी रहता है तो वह नशा को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं होने देता, प्रदर्शित नहीं होने देता, और वह अपने मित्रों के साथ सामान्य ढंग से बातचीत करता है तथा अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करते पाया जाता है। इस अवस्था में रोगी में स्मृति लोप भी कुछ देर के लिए देखा जाता है। वह अन्य लोगों से छिपकर पीने का प्रयास भी करता है। कभी कभी अपने पीने की आदत के कारण जो है दोष भाव का भी अनुभव करता है। इसी दोष भाव के कारण मित्रों के बीच बातचीत करते समय मदिरा का जिक्र कभी भी नहीं करता है। यदि किसी ने किया भी तो उसको वह नज़रअंदाज कर देता है। इस अवस्था में रोगी जो है मादक द्रव्यों का जो है सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करना शुरू कर देता है, परंतु रोगी इसके प्रभाव से भी डरता है। इस अवस्था में यदि कोशिश की जाए तो मद्यपानता से रोगी को आसानी से छुटकारा मिल सकती है, क्योंकि वो अपने व्यवहार को अच्छी तरह समझता है। इस प्रकार इस अवस्था की विशेषताओं में जो है चुरा कर शराब पीना थोड़ा ज़्यादा मुख्य है। तीसरा नंबर है संगीन अवस्था, जिसको हम क्रूशियल फेज बोलते हैं। मद्यपानता की जो है यह तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में रोगी को मदिरापान यानी जो दारू पीते हैं इस पर नियंत्रण नहीं रह पाता। वह अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण खो देता है। वह उस समय तक मदिरा का सेवन करता है जब तक उसे चेतना रहती है, यानी जब तक होश में है तब तक लगातार पिएगा, और जब होश जब डगमगाने लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तब जाके वो छोड़ता है। उसके इस प्रकार के व्यवहार पर उसके माता पिता, मित्र या फिर मालिक का भी ध्यान आकृष्ट हो जाता है। जब वो मानसिक तनाव की अवस्था में रहता है तो पीना शुरू करता है और यह प्रतिज्ञा करता है कि वो अंतिम दौर में है, परंतु वह पीने की आदत से लाचार होकर अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है और अपने पीने का जो है सिलसिला जारी रखता है। वह अपनी आदत की जो है युक्ति संगत व्याख्या का कारण भी बताता है और उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उसे पीने पर नियंत्रण है और वह किसी वह कारणवश पी लेता है। इस तरह दलील के बाद भी वह अपनी कमजोरी से अवगत रहता है और इसे छुपाने के लिए ज़रूरत से अधिक खर्च करता रहता है और गलती से एक दूसरे के सिर मढ़ देता है, यहाँ तक कि उसके प्रति उग्रता भी जो है प्रदर्शित करता है। इससे उसका जो है काम हल्का नहीं होता है, बल्कि इससे उसका काम और उलझता जाता है और वह पश्चाताप करने लग जाता है, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। फलतः उसे बचने के लिए वो फिर से शराब पीना शुरू करता है और उसकी जो है यही सामाजिक प्रतिष्ठा जो है घटने लग जाती है। बार बार वह विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों को पीने का बहाना करता है और कभी पीने की जगह बदल लेता है तो कभी हल्का शराब पीता है। वह खासकर दोपहर के बाद जो है वो पीना शुरू करता है और संध्या तक पीते पीते अपनी चेतना को भी वो खो देता है। चौथा है जीर्ण अवस्था, जिसको हम क्रोनिक फेज बोलते हैं, और संगीन अवस्था को भी हम क्रोनिक फेज ही बोलते हैं, लेकिन ये हो गया थोड़ा बहुत ज़्यादा भैया, अंत तक का मतलब ना होश है ना हवास है, लगातार पिए जा रहे हैं और पेशाब हो जाए टट्टी हो जाए, परंतु पीना है तो पीना है। तो ये और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जीर्ण अवस्था के बारे में। मद्यपानता की ये जो है चौथी अवस्था है। इस अवस्था में रोगी जो है इतना अधिक मदिरापान करने लग जाता है कि उसका प्रतिरोध करने पर वह असमर्थ रहता है। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक मदिरा पान कर कर बदहोश रहता है और किसी काम का व्यक्ति नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि इस अवस्था में व्यक्ति के चिंतन और नैतिक क्रिया में कमी आ जाती है। इस अवस्था में जो है शराबी मध्य शारीरिक मनोविकृति जैसे विकृत मादक अवस्था, नशा से ज्ञान भ्रांति, जिसको हम डेलिरियम
ट्रिमेंस बोलते हैं, जीर्ण मध्य शारीरिक मनोविकृति इत्यादि का शिकार हो जाता है। इस अवस्था में शराबी की नैतिकता गिर जाती है और इतनी गिर जाती है कि वो अपने कम सामाजिक महत्व वाले व्यक्तियों के साथ बैठकर मद्यपान करने लग जाता है। यहाँ तक कि वह ठर्रा शराब भी पीने लग जाता है, यानी देसी शराब पीने लग जाता है। मध्य शारीरिक में सहन शक्ति की कमी हो जाती है। पहले व्यक्ति जो है शराब पीकर मानसिक तनाव तथा भय से कुछ देर तक छुटकारा पा लेता था। अब इस अवस्था में शराब पीने से ही जो है शराबी की मानसिक संघर्ष तथा प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है और शराबी इस प्रकार से के संघर्ष और प्रतिबल से छुटकारा पाने के लिए और अधिक मादक द्रव्यों का सेवन करता है। इस तरह उसकी उलझनें घटने के बजाय जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और अंत में वह इस मायावी देवी के चुंगल से निकलने में असमर्थ हो जाता है। भाई कितना भी कोशिश करे वो पीना नहीं छोड़ पाता है। इस जीर्ण अवस्था की विशेषताओं में जो है अत्यधिक भय क्रिया करने की अयोग्यता, पीने की बाध्यता, शारीरिक कंपन और मनोशारीरिक क्रिया के अवरोध आदि मुख्य हैं। इसके जो उपचार से संबंधित जो है ये भी 3-4 तरह की जो है ये अवस्थाएं हैं, तो आइए और देख लेते हैं अवस्थाओं के बारे में। पहला है प्राक सुधार अवस्था, प्री रिहैबिलिटेशन फेज। इस अवस्था में रोगी वास्तव में जो है मदद की इच्छा रखता है और वह सच्चाई के साथ मदद के लिए इच्छुक रहता है। उसे ज्ञात हो जाता है कि मद्यपानता एक प्रकार का रोग है और इससे बचा जा सकता है। वह साधारण पियकरों के साथ मिलकर विचार विमर्श शुरू कर देता है और चिकित्सा के लिए डॉक्टर से सलाह लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस अवस्था को प्राक सुधार अवस्था कहा जाता है। दूसरा है सुधार अवस्था, जिसको हम रिहैबिलिटेशन फेज बोलते हैं। रोगी में सुधार की जो है नई आशा जागृत होती है। वह समूह चिकित्सा में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। वह आगंतुक लोगों से डरना कम कर देता है। वह नियमित रूप से भोजन और दवा लेना प्रारंभ कर देता है। अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानने लगता है। उससे भागकर शराब पीने की इच्छा का अभाव पाया जाता है। उसके संवेगात्मक नियंत्रण में वृद्धि देखी जाती है और अपनी तार्किक व्यवस्था में स्थिरता लाने की सोचता है और अपने मालिक को विश्वास दिलाता है कि वह मद्यपान नहीं करेगा और अपना काम ईमानदारी से करेगा। अपने व्यक्तिगत चाल ढलन में वो सुधार लाता है। मद्य शारक जो है परिवार के पुनः समायोजित करने की जो है 7 अवस्थाएं होती है। पहला है समस्या को अस्वीकार करने का प्रयास। इस समस्या में मद्यपान करने वाला व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि वह शराब पीने लगा है। फिर भी इसका सीधा असर पति पत्नी के संबंध पर पड़ता है, लेकिन पत्नी अपने पति को सुधारने के प्रयास में पीने की बात को लेकर झगड़ा नहीं करती। वह यथासंभव अभियोजित कर पति से पीने की आदत में कमी लाने का प्रयास करती है। दूसरा है समस्या को समाप्त करने का प्रयास। भाई शराब पीना समस्या है तो उसको सुधार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तो भाई प्रयास किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, एक बीमारी हो जाती है तो उसे ठीक होने के लिए प्रयास ही तो करते हैं और वो उस प्रयास में सफल होते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। जब व्यक्ति किसी मात्रा में, अधिक मात्रा में मद्यपान करना प्रारंभ कर देता है तो इसे परिवार को समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है। जब समाज के लोग जो है उसके परिवार वालों से घृणा करने लग जाते हैं तो पारिवारिक झगड़ा बढ़ जाता है और पति पत्नी में समायोजन में गड़बड़ी आ जाती है। फिर पुराने संबंधों को कायम रखने का प्रयास लगता है, लेकिन वह इस संबंध में नहीं रह पाता है और बच्चे भी संवेगात्मक जो है गड़बड़ी का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। बाबू पिएगा तो बउआ भी, बेटा भी पिएगा। तीसरा है विघटन। इस अवस्था में जो है शराबी से परिवार की अवस्था की स्थिति आ जाती है और शराबी को पत्नी और बच्चों का सहारा नहीं मिलता है। पत्नी को अपने मानसिक संतुलन का भय बना रहता है। वह किसी खास निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है और वह उपस्थिति में परिवर्तन भी लाने में असमर्थ रहती है। इस प्रकार विघटन की अवस्था का आगमन होता है। चौथा है समस्याओं के रहने पर भी पुनः व्यवस्था का प्रयास। इस अवस्था में पत्नी जो है परिवार का पालन पोषण अपने हाथ में लेती है और परिवार पुनः अस्थायी
तथा व्यवस्थित हो जाता है। इससे पति के हानिकारक व्यवहार में कुछ कमी आ जाती है। पांचवा, समस्याओं से छुटकारा पाने का प्रयास। इस अवस्था में पत्नी अपने पति से उबकर अलग हो जाती है और पति से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करती है। घर का सारा खर्च और अन्य कार्य जो है वो स्वयं ही करती है। छठा नंबर है परिवार के छोटे भाग का पुनः संगठन। इस अवस्था में पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती है और अपने नए छोटे परिवार का देखभाल स्वयं करती है। इस तरह परिवार में सिर्फ पियक्कड़ पति का अभाव रहता है। परिवार के अन्य सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और परिवार में शांति व्यवस्था आ जाती है। सातवां नंबर है समस्त परिवार का समुत्थान तथा पुनः संगठन। इस अवस्था में शराबी पति जो है सुधार जो है चला आता है। शराबी पति में सुधार आ जाता है और वह संभल जाता है, शराब पीना छोड़ देता है। फलतः परिवार के अन्य सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह परिवार का पुनः संगठन हो जाता है और सुधरे हुए पति पुनः परिवार में जो है पुराना स्थान उसको प्राप्त हो जाता है। अल्कोहल या फिर जो है ये मद्यपान के दुरुपयोग और इसके जो है कुछ सामान्य प्रभाव भी पड़ते हैं, तो आइए और उसको हम देख लेते हैं। इसके जो है दुरुपयोग क्या है और इसका जो है सामान्य प्रभाव वो कैसे पड़ता है। पहला है इसका शारीरिक प्रभाव। ये जो शारीरिक प्रभाव होता है इसका सामान्य दृष्टिकोण से जो है शराब को उत्तेजक माना जाता है। इसका सीधा प्रभाव केंद्रीय स्नायु मंडल पर पड़ता है। यह इसके सभी कार्यों में कमी ला देती है और केंद्रीय स्नायु मंडल का जो है कार्य शिथिल पड़ जाता है। अधिकांश लोग जो है 2-4 पैक के बाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने लगते हैं। इसका कारण यह है कि शराब जो है केंद्रीय स्नायु मंडल के उस भाग को प्रभावित करता है जो व्यक्ति में संतुलन बनाए रखता है। शराब के सेवन से व्यक्ति संतुलन खो बैठता है और पुनः शराब रक्त धमनियों द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और अधिकांश भोज्य पदार्थों की बातें यह बिना पचे रक्त में मिल जाता है। यह मस्तिष्क में पहुंचकर अपना मादक प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। जितनी ही अधिक शराब का सेवन किया जाता है उतने ही अधिक मस्तिष्क में रक्त के साथ पहुंचता है और उतना ही अधिक व्यक्ति जो है अपना संतुलन खोता है और धीरे धीरे वह मानसिक जो है प्रक्रियाओं का जो है वो होते जाता है। इसके बाद है अल्पकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। व्यक्ति के जो है मस्तिष्क और रक्त में शराब की कितनी अंश की मात्रा है, इस पर अल्पकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है दीर्घकालिक प्रभाव। जीर्ण मद्यपानता के कारण जो है दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति में जो है कुछ कोशिकाएं जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और मद्यपों में विटामिन की कमी पाई जाती है। फलतः मद्यपों के हाथ पैर में कंपन पैदा हो जाती है और वह स्वयं बैठ सकता है, न कपड़ा पहन सकता है, न कुछ ला सकता है। उसमें भयंकर भ्रम और विभ्रम का अनुभव होने लग जाता है। वह कई दिनों तक जागता ही रहता है और उसमें नींद की जो है वो कमी हो जाती है, नींद नहीं आती और वह पागल सा हो जाता है। इसके बाद जो है मद्यपानता से संबंधित जो है मानसिक विकृतियाँ क्या हैं, इसी को हमें पढ़ना है और विकृतियों के बाद इसके जो है प्रकार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद निवारक उपाय पढ़ेंगे और शायद हमारा चैप्टर जो है वो करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। तो आइए और शुरू कर देते हैं। मद्यपानता से संबंधित जो है मानसिक विकृतियाँ कितने प्रकार की हैं। पहला है विकृत मादक अवस्था। यह अवस्था उस मादक से उत्पन्न होती है, यानी जो है पीने से, शराब अल्कोहल पीने से होती है, जिसमें शराब की सहन शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। थकावट, संवेगात्मक प्रतिबल आदि के कारण सामान्य व्यक्ति में भी जो है शराब की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि वह शराब पीता है तो उसमें भी ऐसे लक्षण दिख पड़ते हैं। रोगी जो है यह विकृत मादक अवस्था कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक बनी रहती है और इस तरह जो है अवस्था जब ये समाप्त हो जाती है तो वह कभी कभी आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाता है। जब रोगी की अवस्था समाप्त हो जाती है तो उसके दौरे की अवधि जो है
वो किसी घटना वगैरह जो है वो याद नहीं रहती है, बीच में उसे वो बेहोश की तरह हो जाता है। दूसरा है कन्पोनमाद, जिसको हम डेलीरियम ट्रीमेंस बोलते हैं। इस प्रकार के लक्षण जो है अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में करीब जो है सभी लोगों में उत्पन्न हो जाते हैं, कंपन हो जाते हैं। इसके अलावा जो पियक्कड़, आघात और दुर्घटना या फिर तेज बुखार का शिकार हो चुका होता है, उसमें भी इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। अधिक दिनों तक मद्यपान करने के बाद एकाएक मद्यपान छोड़ने में भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति के दो प्रधान लक्षण होते हैं, पहला है शारीरिक लक्षण और दूसरा है मानसिक लक्षण। शारीरिक लक्षण क्या है? इस प्रकार की स्थिति में जो है अवधि में व्यक्ति को जो है नींद नहीं आती, वह बेचैन और सशंकित हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती है, धीमी आवाज़ पर भी वह उत्तेजित और आक्रामक हो जाता है, उसे स्थान तथा समय का ज्ञान नहीं रहता, उसके हाथ पैर और जीभ में जो है कंपन पैदा हो जाती है, धीरे धीरे उसकी नाड़ी की जो है गति वो मंद होती चली जाती है। इसके बाद है मानसिक लक्षण। इस प्रकार के जो है स्थिति में रोगी भ्रम एवं विभ्रम का शिकार हो जाता है, वह सांप, चूहा, तलचट्टा आदि को भी देखकर डरने लग जाता है। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं और उसकी त्वचा में लकवा मार गया है, उसकी संवेदनाएं असंतुलित हो जाती है। प्रायः वह इस बात से भयभीत रहता है कि कोई उसे जान से न मार दे या फिर किसी दुर्घटना का वह शिकार न हो जाए, और ऐसे जो रोगी हैं अधिक संकेतशील होते हैं। तीसरा है तीव्र विभ्रम अवस्था। इस प्रकार के रोगी में जो है मुख्य लक्षण ये श्रवण विभ्रम जो है ये ज़्यादा होते हैं। इस अवस्था में यह अवस्था अधिकतर उन्हीं व्यक्तियों को होती है जिनमें मनोविकलता की जो प्रवृत्ति वो निहित रहती है। प्रारंभ में व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की आवाज़ सुनता है, धीरे धीरे उसमें कई आवाज़ें सुनने को मिल जाती है और वह जो है स्थिति विभ्रम उत्पन्न उसमें हो जाता है। ये आवाज़ें उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रहती है और वह कहता है कि लोग उसके यौन जीवन, कमजोरी आदि की बात करते हैं और सजा देने की धमकी देते हैं। वह सिकड़ों, तेज चाकू की आवाज़, पिस्तौल लूटने की आवाज़, कभी किसी व्यक्ति के आने जाने की आवाज़ सुनता है और मदद के लिए चिल्ला उठता है। और यह अवस्था जो है कई सप्ताह तक वर्तमान रहती है और रोगी जो है वो खिन्न और कई सारे प्रॉब्लम के साथ वो दिखता है। चौथा नंबर जो है ये है कार्साकॉफ मनोविकृति। कार्साकॉफ मनोविकृति, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, याद रखिएगा इसके बारे में। सर्वप्रथम रूस के मनोचिकित्सक जो हैं सर्गे कार्साकॉफ ने 1887 में इस प्रकार की मदप मनोविकृति का उल्लेख किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस प्रकार की मनोविकृति जो एक कन्पोनमाद के बाद होती है। इसका मुख्य कारण विटामिन की कमी होना होता है। मानसिक चिकित्सालय में भर्ती होने वाले रोगियों में 10% प्राय इस प्रकार के रोगी होते हैं। मर्दों की अपेक्षा औरतों में यह रोग अधिक होता है। इस प्रकार के रोगों का जो है प्रमुख लक्षण स्मरण शक्ति का ह्रास होना है। उनकी स्मृति शक्ति जो है इतनी जो है क्षीण हो जाती है कि उन्हें हाल की घटनाओं को भी याद नहीं जो है वो रख पाता है। यहाँ तक कि नवीन जान पहचान करने में वह असमर्थ रहता है। रोगी जिस चिकित्सक से इलाज करवाता है उसे वर्षों बार बार मिलने पर वह प्रथम मिलन ही समझता है। पांचवा नंबर है जीर्ण मद्यप या फिर अवनति या फिर ह्रास, क्रोनिक एल्कोहलिक डिटोरेशन डिटोरेशन यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश के लिए यार सॉरी। डिटोरेशन या फिर डिटोर्शन भी लोग बोलते हैं, तो यार डिटोर्शन ही ठीक है। व्यक्ति पहले शौक के लिए शराब पीना प्रारंभ करता है, कभी कभी अपनी संगत में आकर भी पीने लगता है, परंतु धीरे धीरे उसे शराब पीने की लत पड़ जाती है और इस लत के कारण वह वर्षों तक मद्यपान करता है और इसके बिना वह चैन से नहीं रह सकता है। इसी चैन को बनाए रखने के चक्कर में वह इस विकृति का शिकार हो जाता है और लगातार पीने लग जाता है और कुछ गलतियां वो करता है जिससे वो खुद ही बच निकलता है।
इसके बाद है मद्यपानता या फिर अल्कोहल दुरुपयोग के कारण भाई क्यों लोग शराबी बनते हैं। तो आ जाओ भाई और देखते हैं आखिर क्यों लोग शराबी बनते हैं। पहला है जैविक कारक। तो भैया जेकर बाबू पिए बेटा वो पिएगा, हो सकता है 100 गो में 5 गो ना पिए, लेकिन 95% पीता है। और ये मैं देखा हूँ, मैं ही नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मैं अपनी देखी हुई चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये होता ही है। और करीब करीब 70 से 80% लोगों के बच्चे जिन्होंने शराब पिया है तो उनके बच्चे भी पिएंगे। इसके बाद मदिरापन का अधिक प्रदर्शन। कई सारे लोग जो हैं वो दिखावे के लिए पीते हैं और अपनी ज़िंदगी को खा बैठते हैं, रियलिटी है ना। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार उन लोगों में जो है वो सहन शक्ति की कमी होती है, आवेगों में नियंत्रण नहीं करने में कठिनाइयाँ होती है, हिंसा की भावना होती है और डर वगैरह से भी जो है बचने के लिए लोग शराब पीते हैं। चौथा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। इस बारे में कहा जाता है कि कई सारे समाज हैं जहां अगर ना पिया जाए फिर लगेगा कि हम साले छोटे परिवार से आते हैं। और कई सारी पार्टियां होती हैं जहाँ पे शराब पीना ही जो है उस पार्टी का शान समझा जाता है। तो बहुत बेकार है। और कई सारी संस्कृतियों में तो बिना शराब की शादियां नहीं होती। आप पंजाब में ही जाओ और देखो वहाँ पे करीब 60 से 70% जो शादियां हैं उनमें शराब वगैरह होता ही है, पार्टियां हैं उसमें शराब वगैरह होता ही है। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें कम पीता हो और कोई व्यक्ति ज़्यादा पीता हो, ये बात दूसरी है। इस बारे में मैं कोई खास बात कहना नहीं चाहूँगा। इसके बाद जो है इसका उपचार। उपचार में जो है इसके निवारक और रोगहर, निवारक कानून भी हैं और निवारक उपाय और रोगहर उपाय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए और सबसे पहले हम निवारक जो है उपचार या फिर उपाय पढ़ लेते हैं। न्यूनतम आयु कानून पहला है। न्यूनतम आयु कानून निवारक उपाय में यानी फिक्स कर दिया जाए भैया चाहे कुछ भी हो, अगर 22-23 साल की उम्र 21 साल से कम का व्यक्ति शराब पी ही नहीं सकता। तो आई थिंक 40% केसेज तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। रियलिटी है, मैं जहाँ तक मैंने मिलाया है वहाँ तक 40% केसेज कम हो जाएंगे। दूसरा है नैतिक और धार्मिक अभियान। कई सारे धर्म है जहाँ पे जो है शराब को लीगल माना जाता है। जैसे मैंने देखा है ईसाइयों में जहाँ पे शराब पीना यार वो उनके जगह के हिसाब से हो या फिर जो भी चीज़ें हो परंतु वो शराब पीते हैं। हालांकि ईसा मसीह ने कहा कि पीना नहीं चाहिए परंतु वो पीते हैं और अपने धर्म को फॉलो भी करते हैं और उनकी जो पार्टियां वो बिना शराब के नहीं होती। मुस्लिम और हिंदू सारे पीते हैं। तो अगर नैतिक और धार्मिक अभियान के तहत इसे रोका जाए तो थोड़ा बहुत हो सकता है। शैक्षणिक अभियान, जो शिक्षित लोग होते हैं क्या वो शराब नहीं पीते? बिल्कुल पीते हैं, लेकिन शैक्षणिक अभियान चला के और इसको रोका जा सकता है। विज्ञापन चलाकर भाई शराब पीने से बहुत ज़्यादा जो है शरीर पे कुप्रभाव होते हैं और अगर ऐसा किया जाए तो थोड़ा सा हो जाए। और माता पिता के व्यवहार में संयम। कई बार तो माता पिता के व्यवहार के कारण भी बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर माता पिता भी व्यवहार में संयम रखते हैं और बच्चे भी संयम रखते हैं तो फिर वो बच्चे शराबी होंगे ही नहीं। रोगाहार उपाय जो है इसमें कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है मनोचिकित्सा जो है विधि का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मनोचिकित्सा का जो है प्रथम उद्देश्य जो है मदकों को यह विश्वास दिलाना है कि उन्हें मदद की आवश्यकता है और वे बीमार हैं। इसके अलावा उन्हें यह समझाना है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, नहीं वो बहुत बुरा आदमी है। पुनः मनोचिकित्सक यह पता लगाता है कि रोगी ने कब किस परिस्थिति में और कैसे मद्यपान प्रारंभ किया था। भैया शुरू कैसे किए थे तुम दारू पीना? आज भी लोगों से यही पूछा जाता है और मनोचिकित्सक भी इसी बात को पूछते हैं।
और इसके बाद वह जो है मनोचिकित्सक जो है ये रोगियों को में यह विश्वास पैदा करता है कि शराब की लत उसे बुरी लत छूट सकती है और इससे ज़्यादा परेशान होने की जो है ज़रूरत नहीं है। और ऐसा विश्वास दिलाया जाए तो फिर वो जो खास करके क्या बोलते हैं, जो रोगी है, जो नशेड़ी व्यक्ति है, जो शराबी व्यक्ति है, वो छोड़ सकता है। दूसरा है व्यवहार चिकित्सा। ये खास करके यहाँ हॉस्पिटल वगैरह में भी होता है व्यवहार चिकित्सा। और ये जो है ये वैसे लोगों के साथ है रहने पे जो है वो काम करता है, और एक संगठन है जो काम करता है इस पे, और कई सारे संगठन हैं जो शराब के खिलाफ भी काम करते हैं, और एनजीओ वगैरह भी जो है वो काम करते हैं। तो ये भी बहुत सारे, जिसमें तीसरी बात इसमें बात हो जाती है कि व्यवहार चिकित्सा का उद्देश्य जो है मदपों को व्यवहार के अन्य विकृत पहलुओं में जो है परिवर्तन लाना होता है, क्योंकि उन्हें सामान्य व्यक्ति जो है नहीं समझा जाता है। उनकी समस्या सिर्फ मद्यपानता ही नहीं है, चिकित्सक पुराने पियकड़ों के साथ जो है अपनाए गए नए व्यवहारों को उदाहरण के लिए काम में लाते हैं, और व्यवहार जो है ये चिकित्सक रोगी के जो है व्यक्तिगत जीवन में भी दखल देना शुरू कर देता है। यह दखल जो है मदद के रूप में देता है, रोगी को नौकरी दिलाने, नए निवास स्थान का जो है प्रबंध करने, पारस्परिक कठिनाइयों को दूर करने, अवकाश के समय का जो है सदुपयोग करने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका काम जो है रोगी को पुनर्वास करना होता है। चौथा है अनामिक या फिर गुप्त जो है मदपों का उपयोग। कई बार जो है ये दवाइयाँ भी दी जाती है, एंटीयूज वगैरह, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाती है, जो गोली वगैरह के रूप में आती है, कई बार चाय के रूप में दी जाती है, और भी कई सारी चीज़ों के रूप में दी जाती है, और इसका जो है इलाज वो ठीक हो जाता है। तो ये था हमारा एल्कोहलिक डिसऑर्डर, और आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर। चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। और ये जो था हमारा 25वां नंबर चैप्टर था, 26 27 दो ही चैप्टर बचे हैं इसमें, तो बने रहिएगा वीडियो में और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।